एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नजरें अब उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले प्रवासियों और वोटर्स पर जा टिकी है। और अब भाजपा ने देश के तमाम राज्यों में रहने वाले प्रवासियों का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है, जो यूपी से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में यूपी के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ के आसपास है। ऐसे ही प्रवासी 2022 के चुनाव में यूपी आकर भाजपा के लिए प्रचार कर सकते हैं। और इसी को लेकर कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के उत्तर भारतीयों के संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लखनऊ में मुलाकात भी की थी। हालांकि पार्टी का कहना है कि वो सबसे संपर्क साध रही है, जिसमें यूपी के बाहर रहने वाले प्रवासी भी शामिल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। संगठन और कार्यकर्ता के नाते पार्टी का कैसे विस्तार हो, इसलिए नए नए विचारों पर हमेशा प्रयास किया जाता है। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश के निवासी रह रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ, मजबूत और विकासयुक्त सरकार चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को हुटर और शूटर से मुक्त सरकार चाहते हैं, अपराध मुक्त सरकार चाहते हैं, भैया भतीजावाद मुक्त सरकार चाहते हैं, जातिवाद और संप्रदाय से मुक्त सरकार चाहते हैं। इसलिए उनका भी सहयोग लिया जाए। कल से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत होने जा रही है, जिसका पहला पड़ाव मंगलवार को अयोध्या से होने जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कल सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो रुदौली में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 8 सितंबर को ओवैसी का सुल्तानपुर जाने का कार्यक्रम है और अपने यूपी दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में रहेंगे। ओवैसी कल अयोध्या में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अपने नेता के यूपी आने को लेकर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार अयोध्या आ रहे हैं, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज क्या सोचता है और कैसे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आज़ादी के 70 साल बाद मुसलमानों को पहला ऐसा मुसलमान लीडर मिला है जो मुसलमानों की बात करता है, हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। और वो पूरी इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए वो हिंदुस्तान की सरजमी पर सियासत कर रहे हैं। यहाँ के भी जितने आवाम हैं जो परेशान हैं, दलित से लेकर हर चीज़, जो सम्मेलन रखा गया है वो एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन रखा है। वो फर्स्ट टाइम वो डिस्ट्रिक्ट अयोध्या और फैजाबाद में आ रहे हैं, तो बहुत ही शानदार स्वागत भी किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा इस पहली सरजमीन पे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की फैजाबाद से मोहब्बत कम नहीं हो रही है। पहले जो पोस्टर छपे थे उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा था, लेकिन अब जो पोस्टर छपे हैं उसमें अयोध्या तो लिखा है, लेकिन फैजाबाद भी दिख रहा है। हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोस्टर्स दिखा रहे हैं। दरअसल ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या रुदौली क्षेत्र में शोषित वंचित समाज सम्मेलन करने जा रहे हैं। पोस्टर में इस बार अयोध्या का नाम तो है, लेकिन फैजाबाद भी लिखा है। इससे पहले ओवैसी के पोस्टर छपे थे, उसे लेकर काफी विवाद हुआ था। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा था और अयोध्या के साधु संतों ने जमकर इसका विरोध किया था। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती अब पार्टी की तैयारियों की कमान खुद संभालने वाली हैं। और इसी कड़ी में कल मायावती खुद लखनऊ में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने वाली हैं। कल मायावती लखनऊ में अपने कार्यालय में आयोजित होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बताया जा रहा है कि कल होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में बसपा में शामिल होने वाले नेता भी मौजूद रहेंगे, ताकि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जा सके। कल होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती 2022 को लेकर बसपा की रणनीति और एजेंडे की जानकारी भी देंगी। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के समर्थन और अपनी ही सरकार को घेरने वाला ट्वीट करने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी पर कौशाम्बी से भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विनोद सोनकर ने महापंचायत में शामिल नेताओं को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि बातचीत किसानों से होती है, असामाजिक तत्वों से नहीं।
विनोद सोनकर ने वरुण गांधी को 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की याद भी दिलाई है। देखिए, वरुण जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी भी हैं, सांसद भी हैं। शायद वो भूल रहे हैं कि सरकार लगातार बात कर रही है और सरकार लगातार कह भी रही है कि किसानों के मुद्दे पे हम बात करने को तैयार हैं। किसान का जो मुद्दा है हम बात करने को तैयार हैं, किसान की जो समस्या है उसको समाधान करने को तैयार हैं। और वरुण जी शायद ये भी बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पे जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, तिरंगे का अपमान किए, शायद वो भूल रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि सरकार किसानों से बात कर सकती है, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों से जो राष्ट्र विरोधी हो उनसे सरकार बात नहीं करेगी। उधर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में जाकर गरजे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जमकर तारीफ की तो वहीं भाजपा सरकार पर भी खूब निशाना साधा। राजभर ने कहा कि जब 2022 में उनकी सरकार बनेगी तो वो जनता को मुफ्त बिजली और शिक्षा देंगे। आज़ादी के 75 साल में तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। शायद नाम बतावें तो आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। बंजारा, खंगार, आरक, अर्कबंसी, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, माझी, मझवार, चौहान, तमाम ऐसी जातियां हैं आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो इनको जागृत किया जा रहा है कि आप जागो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो तेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए लड़ो। तेरा अधिकार सुरक्षित है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया है, उसके लिए आप लड़ो। और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से कमर कस ली है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू हो गया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर कांग्रेस ने आज प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को टिकट दिया है। अनुग्रह नारायण सिंह इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। वो कुछ दिन पहले तक उत्तराखंड के प्रभारी भी थे। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। इसका ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी बाजीराव खांडे ने किया है। उन्होंने बाजीराव खांडे जी के द्वारा ये यहाँ पर घोषित कराया है कि शहर उत्तरी से मुझको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना है। तो मैं उनको और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी बधाई धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको इसके लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार समझा। जो हम लोग घूम रहे हैं केवल यहीं नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है एक भारी बदलाव की। और सीएम योगी आज अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अहम बातें भी बताई। ये सीएम योगी की अभी जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे अलग अलग कार्यक्रमों की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लखनऊ में हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की है जिसमें सीएम ने संबोधित किया। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है और आज लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। सीएम योगी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महिलाओं का हर क्षेत्र में सम्मान बढ़ा है। पहली बार देश में 3 महिलाएं जज बनी हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के जिसमें हम लोगों ने महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन को भी प्रमुखता के साथ सामने रखा था और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। आपके द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से उन सभी योजनाओं को सामने रखने का प्रयास होगा। जनता के सामने, समाज के सामने आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय के लिए आपके पास
उन सभी मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है जिसको लेकर के आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे सकें। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में औसतन प्रति वर्ष 163 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। वहीं मौजूदा वक्त में धान की खरीद में भी यूपी ने रिकॉर्ड 31 लाख से ज्यादा किसानों को 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर वर्ष 2012 से 17 की अवधि में प्रति वर्ष औसत उत्पादन 139 लाख मीट्रिक टन जहां रहा है, वहीं वर्तमान में यह 163.45 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो चुका है। प्रदेश में प्रोक्योरमेंट में क्षेत्र में भी निरंतर देखने को मिली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज इटावा और सैफई का दौरा किया। इस दौरान रास्ते में आगरा पहुंचने पर फतेहाबाद टोल पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ता के घर गए और आगरा खंडारी में पार्टी कार्यकर्ता मन्नू अलग की मां को श्रद्धांजलि दी। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि किसानों का अपमान देश स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, महंगाई जरूर दोगुनी है। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। विजय तिलक। उत्तर प्रदेश में जिलों और शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। अब कासगंज जिला पंचायत ने कल्याण सिंह के नाम पर इस जिले का नाम रखने का प्रस्ताव पास किया है, जिसके बाद उसे उत्तर प्रदेश शासन के पास भेजा गया है। आपको बता दें कि कासगंज जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कासगंज का नाम बदलकर कल्याण सिंह करने का प्रस्ताव बहुमत से सर्वसम्मति से पारित किया गया है। आपको बता दें कि मायावती सरकार में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन एटा जिले के बड़े भूभाग को काटकर कांचीराम नगर के नाम से नया जिला बनाया गया था, लेकिन 2012 में सपा की सरकार ने फिर से कासगंज कर दिया था। कि हम सब लोग जानते हैं कि जनपद कासगंज से कासगंज बाबूजी की कर्मभूमि रही है। उनका कासगंज से बहुत ही लगाव रहा है। 4 तारीख को बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मैंने इस प्रस्ताव को पास किया है कि कासगंज के नाम को बाबूजी के नाम पर रखा जाए। बाबूजी कासगंज से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुख्तार की जान को गंभीर खतरा बताते हुए कोर्ट से जेल में और पेशी के दौरान मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। मुख्तार की पैरवी करने वाले वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि मुख्तार की जान को खतरा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन यूपी के नेता अपराधियों को गोली मारने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मुख्तार की पत्नी को हाईकोर्ट में याचिका लगाने को कहा है और हाईकोर्ट में मामले में तेजी से सुनवाई करने को कहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी और इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि यूपी ने कोरोना वैक्सीनेशन में फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला राज्य बन गया है यूपी। यूपी में आज करीब 26,88,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी में अब तक 8 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है।
और अगली अहम खबर अमेठी से। बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिर गई। दीवार की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोहनगंज थाना क्षेत्र के टोडरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी से ये खबर, जहां बारिश की वजह से दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले पदकवीर आज देश वापस लौट आए हैं और इस मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर समर्थकों ने सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। पैरालंपिक पदक हासिल करने वालों में नोएडा के टीएम सुहास एलवाई भी शामिल हैं, जिनका वतन वापसी पर जबरदस्त स्वागत हुआ। इस दौरान एबीपी गंगा से सुहास एलवाई ने की खास बातचीत।